दोस्तों वीडियो के प्रारंभ होने से पहले आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। मेरे अन्य वीडियो के मुकाबले ये वीडियो अधिक लंबा होगा, लेकिन भले ही ये वीडियो लंबा हो लेकिन आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि फ़ायदा इसमें आपका ही है। अब क्या फ़ायदा है उसको सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या आपका बीए कंप्लीट हुआ? अगर आपका जवाब है यस, तो आप शायद अब मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, और मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको एमए में एडमिशन लेना पड़ेगा। और एमए में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, फिर वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। आपको एमए में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, जिसे हिंदी में प्रवेश परीक्षा कही जाती है। तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपको एमए में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और सहयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं एमए एंट्रेंस पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिस पे मैंने आपको विस्तार से ये बताया है कि आपको एमए एंट्रेंस की तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है। बहुत दुखद की बात है, क्योंकि आप बहुत अधिक कन्फ्यूज़न में होते होंगे कि आपने फॉर्म तो फिलअप कर लिया, लेकिन कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, कितने मार्क्स लाएंगे तो हम पास होंगे। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन आपको जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपको सिलेबस भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये तमाम प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो पर चले जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को एक बार विस्तार से देख लीजिए। उस पर मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरह से एमए एंट्रेंस की परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ बताया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका मन में जो भ्रम है, जो डाउट है, वो भी क्लियर होते जाएगा कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे, ये माप पाएंगे कि कितना लेवल का, किस लेवल का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो बता दूं कि ये जो आपका प्रश्न पत्र होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग मार्क्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो खास करके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स पर आधारित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थिर है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा, और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता दूं, आपके पास 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, और 100 प्रश्न को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कुछ जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और अधिकतर आपको आपका पेपर, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स का प्रश्न तो आप मैथ्स का या फिर आप कहे रीजनिंग का होप कर सकते हैं। वो 5 मार्क्स का जो मैथ्स का प्रश्न है, मैं वो आपको यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ मैथ्स इज़ बियॉन्ड माय कैपेसिटी, ये मेरे समझ के बाहर है। लेकिन चिंता ना करें, अंतिम में वो मैं 5 प्रश्न आपको अंतिम में दूंगा, और उसका सही ऑप्शन क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन सही ऑप्शन किस तरह से आया वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे समझ से बाहर है। ठीक है, अब हम सीधा बात करते हैं जीके वाले सेक्शन से। देखिए यहाँ से आपको लगभग 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं। देखिए बच्चों वाले सवाल आपसे पूछे गए हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं।
तो बेकार ही आप इतने चिंतित हो रहे थे। बहुत ही साधारण सी प्रश्न पूछी जाती है, थोड़ा सा कुछ प्रश्नों का लेवल जो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला प्रश्न क्या था कि कितने अरुणाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो आपको बता दूं, क्योंकि ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था, तो अकॉर्डिंग टू 2023 अरुणाचल प्रदेश में कुल 26 ज़िले थे। क्या बता रहा हूँ मैं? थे, अकॉर्डिंग टू 2023। लेकिन अगर आप इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको बता दूं, थोड़ा सा अपडेट हुआ है। 7 फरवरी 2024 की बात करें तो इसमें और 2 जिलों को जोड़ दिया गया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट को ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है बीचोम और केई पेन्योर। ठीक है, तो और 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया है। तो अब की बार आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कुल जिले जो है वो 28 है, 28 है। लेकिन ये इस क्वेश्चन के मुताबिक सही ऑप्शन कौन सा है? 26 है, अकॉर्डिंग टू 2023। तो आपको अपने जो जीके है उसमें अपडेट भी करते रहना है, क्योंकि जीके जो है ऐतिहासिक जीके को छोड़कर बाकी जीके अपडेट होती रहती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किरेन रिजिजू जी किस पद पर आसीन है? मतलब कि किरेन रिजिजू जी जो है वो किस पोस्ट पर कार्यरत है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिया गया है गृह राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और चौथा है खेल, आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन है खेल, आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, आयुष एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखरेख करने वाले मंत्री के रूप में थे। और आपको पता होगा कि ये हमारे लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, और हाल ही में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अब देखते हैं आगे का रिजल्ट क्या होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली शिक्षा व्यवस्था को निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, और 2022 वाली, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें हम लोगों का जो एजुकेशन पॉलिसी था 10+2, उसको बदलकर नया पॉलिसी जो है वो लागू किया गया, पुनर्गठित किया गया। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 3+3+3+4, दूसरा ऑप्शन है 3+5+3+4, और तीसरा ऑप्शन है 5+3+3+4, और चौथा ऑप्शन है 3+5+4+3। तो हम लोगों को सही ऑप्शन जो है उसका चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, तीसरा वाला जी। अब वो कैसे, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आधार पर उन लोगों ने पुनर्गठित किया और 5+3+3+4 शिक्षा पॉलिसी को लागू किया। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है 5 साल तक स्कूल में नींव मतलब कि फाउंडेशन की पढ़ाई करेंगे, जिसके अंतर्गत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और क्लास 2 आ जाती है। 5 साल तक का जो पढ़ाई होगा वो बेस लेवल की पढ़ाई होगी, फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई होगी। उसके बाद वे दूसरे चरण में चले जाएंगे, जिसको तैयारी चरण कहा जाएगा, और अंग्रेजी में इसे प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। और इसमें क्लास 3, 4, 5 तक 3 साल का पढ़ाई तैयारी चरण के अंतर्गत होगा, जिसमें बच्चे तैयार होंगे, आगे की पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। फिर
3 साल तक की पढ़ाई को फिर मध्य चरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में मिडिल स्टेज कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्लास 6, 7, 8, तो ये 3 साल तक की जो पढ़ाई होगी वो मध्य चरण कहलाई जाएगी। और जो अंतिम वाला है उसको माध्यमिक चरण कहा जाएगा, जिसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत क्लास 9, 10, 11, 12 आएंगे। मतलब कि कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई होगी वो माध्यमिक चरण की पढ़ाई होगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सारे के सारे बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगर आपका जीके थोड़ा ठीक होगा, अगर ठीक नहीं भी है तो थोड़ा सा जीके की पढ़ाई कीजिएगा, तो आप आसानी से इस पे मार्क स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 29 दिसंबर, जो कि है ही नहीं। अगला ऑप्शन है 15 मई, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर अगर आपको उत्तर मालूम नहीं है तो एमसीक्यू करने का तरीका होता है, पहले आप जो ऑप्शन होता ही नहीं है, जो मतलब डिलीटेड है, उस हिसाब से भी आप जाकर सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 अक्टूबर को तो बिल्कुल ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो तो गांधी जयंती है, ये तो आपको पता ही है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है वो है 5 जून। जी हाँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है। मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1972 को हुई थी। मतलब कि 1972 से 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत ही आसान है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एकदम बेसिक से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करके जानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेबर डे कब मनाया जाता है? क्या है प्रश्न? लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बता दूं कि लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वही हम लोगों का सही ऑप्शन है। लेबर डे से तात्पर्य है कि हमारे जो मजदूर होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, उनको समर्पित है लेबर डे। उनके योगदान को सम्मान देने के दृष्टि से लेबर डे जो है वो मनाया जाने लगा। और लेबर डे की इतिहास की बात करें तो ये लगभग 1923 से मनाई जाने लगी, जिसका थीम जो क्या है कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके देश में जो उनका योगदान है, उनके योगदान को भी सम्मान देने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि फार्मर डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर। इतना तो तय हुआ कि किसान दिवस दिसंबर के अंदर ही मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन जो है वो है 23 दिसंबर। जी हाँ, 23 दिसंबर को किसान दिवस, फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का भी अहम योगदान है। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी किसानों का योगदान है। तो किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और ये कब से मनाया जाने लगा कि भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे, मतलब 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, तो उनकी जो जन्मदिन यही है, उनकी जन्मदिन 23 दिसंबर है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, और वो कब से 2001 से एक तो उनको भी सम्मान देते हुए और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। कब से हुआ? 2001 से। ये थोड़ा सा डिटेल में आपको इसीलिए बता रहा हूँ, क्या पता आपसे ये पूछ बैठे कि किसान दिवस जो है वो कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछेंगे तो आप बता पाएंगे 2001 से। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो यहाँ पर कौन है पूछा है, मतलब कि आपको प्रेजेंट टेंस में पूछा जा रहा है, तो आपको उत्तर भी क्या देना है? प्रेजेंट टेंस में ही देना है। तो पहला ऑप्शन है टोनी ब्लेयर। तो टोनी जो ब्लेयर थे ये आपके 1997 से लेकर 2007 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। वही ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक जो है, हाँ ये ऑप्शन सही रहेगा। ऋषि सुनक आपके 2022-23 के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अब तो थे ही बोलेंगे क्योंकि अब तो 2024 चल रहा है, ठीक है। तो और अगला ऑप्शन क्या था? बोरिस जॉनसन, ये 2020 में रहे थे। और आगे का ऑप्शन है मार्गरेट थैचर, ठीक है, थैचर ही होगा। तो ये आपके 1979 से 1990 तक प्रधानमंत्री रहे थे। शायद ये लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन भी रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगाल की राजधानी है, मतलब पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है साओ पालो, मेक्सिको, लिस्बन, टेल अवीव। तो सही ऑप्शन है आपका लिस्बन। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का राजधानी है। अगला प्रश्न है बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न। इसका उत्तर तो आप में से हर कोई दे देगा, खास करके जो अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं वो तो आंख बंद करके इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जी हाँ, आपसे पूछा गया है कि तोरोग्या अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति का त्योहार है? तोरोग्या अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति का त्योहार है? तो आपके पास ऑप्शन है मोनपा, आपातानी, आदि और निशी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप सब बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सही ऑप्शन क्या है आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, नहीं पता तो मैं बता दूँ कि तोरोग्या जो फेस्टिवल है उसका सही ऑप्शन जो है वो मोनपा जनजाति। जी हाँ, जो मोनपा जनजाति है वो उनका जो त्योहार है उसको तोरोग्या कहा जाता है। आपातानी की भी बात कर लेते हैं। आपातानी का जो त्योहार है उसको डिरी फेस्टिवल कहा जाता है। या आदि की बात करें तो उनके त्योहार का नाम सोलुंग है, और निशी की बात करें तो उनके त्योहार का नाम न्योकुम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फिर बच्चों वाला सवाल, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन, नंबर सी लाला लाजपत राय, नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। आंख बंद कीजिए और नंबर डी पर टिक कर दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, और ये तो बिल्कुल दूध पीते बच्चों वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? अब जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल दूध पीते बच्चों वाला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है
कि सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से रिलेटेड हैं। फुटबॉल, अबे भाई सानिया मिर्जा को तो हमने फुटबॉल खेलते हुए कभी देखा ही नहीं है। टेनिस, क्या टेनिस खेलते हुए देखा है? क्या देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा है। चलिए फिर आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कबड्डी। ना, कबड्डी खेलते हुए तो हमने सानिया मिर्जा को नहीं देखा है। क्रिकेट खेलते भी नहीं देखा है। हाँ, खेलती होंगी परंतु टूर्नामेंट पे खेलते हुए हमने नहीं देखा है। तो सही ऑप्शन क्या है? टेनिस। जी हाँ, सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस खेल से संबंध। अब अगला प्रश्न भी आपके सामने, ये भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, ये भी आसान सा प्रश्न है। प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना शहर का पुराना नाम क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले साकेत। जी नहीं, ये तो नहीं था। नंबर बी कुशीनगर, ये भी नहीं है। नंबर सी पाटलिपुत्र। नंबर डी गया। तो सही ऑप्शन है पाटलिपुत्र। जी हाँ, पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, सियांग नदी का तिब्बत में क्या नाम है? जो सियांग नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास है ऑप्शन ए सांगफो, ऑप्शन बी नांगफो, ऑप्शन सी वांगफो, ऑप्शन डी रांगफो। तो सही ऑप्शन है सांगफो। सियांग नदी को तिब्बत में सांगफो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भीमा नदी प्रमुख सहायक है। भीमा नदी प्रमुख सहायक है। भीमा नदी जो है वो किसका प्रमुख सहायक है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की, महानंदी की। ये सभी नदियों के नाम है। तो भीमा नदी जो है किस पे जाकर मिलती है, किसका सहायक है? तो सही ऑप्शन है कृष्णा की। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक के रूप में जानी जाती है। फिर से बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा। चाय लेकर बैठ जाइए और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको एमए में दाखिला लेना है तो आप इस वीडियो को देखने के लिए बाध्य हैं, अन्यथा आप ना भी देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन एडमिशन चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती है। अब वो कहाँ रहती है, जगह पूछा जा रहा है। शोध प्रबंध से तात्पर्य है रिसर्च पेपर या फिर थीसिस को कहा जाता है, जो कि आपके पीएचडी वाले स्कॉलर्स जो है, जिसको हिंदी में शोधार्थी कहा जाता है, वे करते हैं। वे जो शोध पत्र तैयार करते हैं, उस शोध पत्र में चित्र एवं तालिकाएं जो है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थिर रहती है, कहाँ पर होती है, उसका स्थान को पूछा गया है। हालांकि अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप एमए करने जा रहे हैं, तो पीएचडी से तो दूर दूर का आपका कोई नाता नहीं है। तो ये आपके लेवल से थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। ये प्रश्न का नॉलेज शायद आपको नहीं होगा क्योंकि आप अभी पीएचडी नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे बीच बीच में पूछा जाता है। तो बता दूं आपको, आपके पास ऑप्शंस है परिशिष्ट में, एक अलग अध्याय में, एक अलग चैप्टर में, या फिर अंतिम अध्याय में, लास्ट चैप्टर में, या फिर मूल पाठ में, मेन वाले अध्याय में। तो इसका सही ऑप्शन है परिशिष्ट में, मतलब कि अनुसूची में इसका प्रयोग होता है। किसका? चित्र एवं तालिकाएं का। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संपोषित विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? अब संपोषक विकास आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो संपोषक विकास का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, ये तो आपने सुनी होगी। तो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये लक्ष्य है, ये कब तक पूरा करने का ठाना गया था, ठीक है, कब तक इस लक्ष्य को पूर्ण करने का विचार जो है वो किया गया था, आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो संपोषक विकास होता है, इसमें होता क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि आपको प्राकृतिक संशोधन का उपयोग करना तो है, ठीक है, जो नेचुरल थिंग्स है, तो नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग तो आपको करना है, लेकिन आपको इस तरह से उसका प्रयोग करना है ताकि वो भविष्य के लिए भी, ठीक है, भविष्य के लिए भी बचे। मतलब कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो आपको करनी है, लेकिन उतनी मात्रा में करें ताकि जो भावी पीढ़ी है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये संशोधन जो है वो थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सोलर लाइट का प्रयोग करेंगे, विंड मिल का प्रयोग करेंगे, तो हम जो एनर्जी है, जो लाइट है, उसको कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन हम भविष्य के लिए बचा भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अंधाधुंध अगर पेट्रोल का प्रयोग करने लगेंगे तो ऐसा भी समय आएगा कि पेट्रोल का खात्मा हो जाएगा और हमारे जो भावी पीढ़ी है, भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है, उनके लिए पेट्रोल ना बचे। तो हमें क्या करना है, पेट्रोल का प्रयोग तो करना है लेकिन कम मात्रा में। अब कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आजकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो निकल रहे हैं, अगर हम उसका भी प्रयोग करें तो हम पेट्रोल का बचत कर सकते हैं, ताकि हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संशोधन जो है, प्राकृतिक संशोधन जो है वो बचे, उनके लिए भी बचकर रह जाए। तो इसको हम लोग संपोषक विकास कहते हैं और इसको 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य जो है रहा है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, नंबर ए 2022, नंबर बी 2030, नंबर सी 2040, नंबर डी 2050। तो सही ऑप्शन है 2030। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बिना किसी विलंब के अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? यहाँ पर कुछ खतरे दिखाए गए हैं, 4 खतरे हैं। जैसे हिमानी का मतलब होता है बर्फ की ढेरी, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन बी है तटीय कटाव, मतलब कि जो समुद्र किनारे जो रेत उड़ते हैं हवाओं के साथ में, एक जगह से दूसरी जगह स्थानीकरण करते हैं या फिर एक दूसरे से टकराते हैं, उसको कहा जाता है। अगला है भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है लैंडस्लाइड, ठीक है। फिर ऑप्शन डी है बर्फानी तूफान। तो ये जो खतरे हैं, इनमें से कौन सा खतरा जो है वो मौसम से रिलेटेड है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, एक है भूस्खलन और चौथा है बर्फानी तूफान। लेकिन इन दोनों को भी अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो सबसे अधिक जो है वो भूस्खलन मुझे सही लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मौसम में लगातार बरसात होती रहे तो लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो रहता है। तो सही ऑप्शन आप सी को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर और डेकामीटर। तो सही ऑप्शन है बैरोमीटर। जी हाँ, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का काम आता है। मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर जो है लंबाई या दूरी नापने का काम आता है। उसी तरह वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज मापने का काम आता है और डेकामीटर भी लंबाई मापन का काम आता है। जो डेकामीटर है वो 10 मीटर का होता है, तो ये लंबाई मापने का काम आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? जैसा कि आपको पता है पहले बिहार और बंगाल एक ही थे, अब ये बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब हुआ? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। तो आपका सही ऑप्शन है 1912। जी हाँ, 1912 को ये जो बिहार है वो बंगाल से अलग हुआ था। अब हम लोगों ने 20 प्रश्न पर चर्चा कर ली।
इसी 20 प्रश्न पर मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि 5 मार्क्स जो है वो एलिमेंट्री मैथ्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो उसको मैं आपको लास्ट में दूंगा। लेकिन आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर उसको हम इंक्लूड करें तो लगभग 25 मार्क का प्रश्न जो है, 25 अंकों का प्रश्न हमारे बाहर से पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स, जीके और अभी जो हम लोगों ने किया इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अब उस 25 प्रश्न के बाद हम एंटर करते हैं अपने हिंदी साहित्य जगत में। जी हाँ, अब आपसे हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी अलग अलग फील्ड से, अलग अलग कैटेगरी से पूछा जाएगा और बीच में कुछ आपको व्याकरण से भी पूछे जाएंगे, वर्तनी से भी पूछे जाएंगे। वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके फिर उसको देखते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है वो किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हिंदी की दुनिया में प्रवेश करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि उपन्यास साहित्य के रूप विधान का विकास पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये जो उपन्यास नॉवल जो लिटरेचर है, इसका रूप विधान मतलब कि ये कहाँ से पहले प्रारंभ हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन है यूरोप, एशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, पश्चिम से उपन्यास विधान का रूप जो है वो प्रारंभ हुआ था, इस विधा का विकास हुआ था, पश्चात वो भारत में भी आई। अब अगला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी उपन्यास किसने लिखा था। आपने पढ़ा होगा, ये कई बार पढ़ा होगा बीए के सिलेबस में, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो ये उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है आपके पास इंसा अल्लाह खां, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल गहमरी। तो देखिए सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। जी हाँ, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई थी रानी केतकी की कहानी, जिसको उपन्यास भी माना जाता है। और इसका रचनाकाल की बात करें तो लगभग 1803 के आसपास, नॉट एग्जैक्टली बट 1803 के आसपास ये लिखी गई थी रानी केतकी की कहानी। देवकी नंदन खत्री की बात करते हैं तो उनकी उपन्यास जैसे चंद्रकांता, ठीक है, कुसुम कुमारी आदि इत्यादि है। किशोरी लाल गोस्वामी की बात करें तो त्रिवेणी, हृदय हारिणी और इंदुमती जो उनकी ऐतिहासिक कहानी है वो सब महत्वपूर्ण है। गोपाल गहमरी की बात करें तो गोपाल गहमरी जो थे वो जासूसी उपन्यास अधिक लिखा करते थे। उपन्यास के उद्भव और विकास वाले मेरे वीडियो को जरूर देख लेना, वहाँ पर डिटेल से बताया गया है। अगला प्रश्न है ध्रुत रसिक लाल किसका उपन्यास है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि उपन्यास किसका उपन्यास, पहली कहानी, पहली नाटक, यहाँ सबसे आपको 5-6 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। मैंने उस एंट्रेंस एग्जाम वाले वीडियो में बताया था और यहाँ आप जब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है इस प्रश्न का लाला श्रीनिवास दास, भरतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त और लज्जाराम शर्मा। तो ध्रुत रसिक लाल जो उपन्यास थी वो लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अगला है जासूसी उपन्यासों की परंपरा को किसने आरंभ किया था। देखिए अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपको बताया गोपाल गहमरी जो थे किस तरह के उपन्यास लिखा करते थे, जासूसी उपन्यास लिखा करते थे। उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, जासूस नामक पत्रिका भी, प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने निकाली थी। तो ऑप्शन में देखिए है कि नहीं, गोपाल गहमरी, हाँ गोपाल राम गहमरी पहला ऑप्शन ही सही है। अगला जो ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, ये नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। उपन्यास नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा उपन्यास है नहीं पूछ रहा है, कौन सा इनमें से नहीं है। इनमें से कोई एक उपन्यास है जो राजेंद्र यादव
यादव जी की नहीं है, उसको हमें बताना है। ठीक है, पहला है प्रेत बोलते हैं। क्या है? प्रेत बोलते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये तो राजेंद्र यादव का ही उपन्यास है, जिसका प्रकाशन लगभग 1952 में हुई थी। गंगा मैया, ये शायद मैंने कभी इसे देखा नहीं, राजेंद्र यादव का उसमें पढ़ा नहीं। चलिए आगे का पढ़ लेते हैं। कुल्टा, जी हाँ, कुल्टा तो राजेंद्र यादव का ही है। और नंबर डी देखिए, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान भी राजेंद्र यादव का उपन्यास है। इसका मतलब सही कहा, नंबर बी वाला जो ऑप्शन है गंगा मैया, ये राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि गंगा मैया जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त की उपन्यास है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मोहन राकेश का उपन्यास है? मोहन राकेश, अब वहाँ नहीं है पूछा था, यहाँ पर है पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने क्या कहा था आपसे उस वीडियो में कि उपन्यास, नाटक, इन सब से बहुत भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम 4-5 प्रश्न तो हम उपन्यास से ही देख रहे हैं, तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा अगर आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक उपन्यासकार, हर एक नाटककार के रचनाओं को आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है स्नातकोत्तर की प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो अब देखते हैं किशोरी, माफ़ी चाहूँगा, ये उपन्यास के बारे में मैंने सुना ही नहीं है, ये मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। चलिए, इसलिए मुझे पता नहीं ये किसकी रचना है। सती मैया, जी हाँ, सती मैया तो आपका मोहन राकेश का नहीं है, ये इसके रचनाकार तो भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। देखिए मैं साथ साथ में बता के चल रहा हूँ ताकि अब की बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपके लिए आसान हो। अगला क्या है? कांपता हुआ दरिया। ओए होए होए होए, क्या शीर्षक है, कांपता हुआ दरिया। कभी पढ़ा नहीं मैंने, नाम सुनते ही पढ़ने को जी कर रहा है। जी हाँ, ये कांपता हुआ दरिया ये मोहन राकेश का लग रहा है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं। 1 इंच का मुस्कान, अरे ये तो अभी अभी हमने देखा था, ये तो किसकी थी? राजेंद्र यादव की थी। चलिए तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, कांपता हुआ दरिया। फुर्सत में इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगा। चलिए अब अगला देखिए, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अच्छा, इनमें से कौन सा धर्मवीर भारती का उपन्यास है आपको पूछ रहे हैं। पहला है ऑप्शन चारू चंद्रलेखा। चारू चंद्रलेखा तो बिल्कुल नहीं है धर्मवीर भारती की, क्योंकि ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन बी क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा। अरे यही तो है, हम लोगों ने पढ़ा भी है बीए में ना। हाँ, सूरज का 7वां घोड़ा, ये ऑप्शन तो सही लगता है। चलिए आगे वाला भी देख लेते हैं। विस्मृत यात्री, ये जो उपन्यास है ये राहुल सांस्कृत्यायन का है। अगला है सिंह सेनापति। जी हाँ, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो ऑप्शन बी जो है सूरज का 7वां घोड़ा, यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मृग नयनी किसका उपन्यास है? देखिए उपन्यास से इतना सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए उपन्यास नाटक वाले सेक्शन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हर एक इंपॉर्टेंट वाले उपन्यासकार के उपन्यास को जरूर याद कीजिएगा। हमसे पूछा जा रहा है मृग नयनी किसका उपन्यास है? यशपाल का नहीं है। ऑप्शन बी अज्ञेय, जी नहीं, अज्ञेय का तो है ही नहीं। ऑप्शन सी बिंद्रावन लाल वर्मा, में थोड़ा सा डाउट है इसमें। चलिए नंबर डी वाला को देख लेते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनका भी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, बिंद्रावन लाल वर्मा। मृग नयनी जो है वो बिंद्रावन लाल वर्मा की उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, बिंद्रावन लाल वर्मा किस परंपरा के उपन्यासकार है? अरे वही फिर उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब कि बहुत ही फेमस वाले उपन्यासकार है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बिंद्रावन लाल वर्मा किस परंपरा के उपन्यासकार है? तो यहाँ पे किस परंपरा से, किस ट्रेडिशन के उपन्यासकार है हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है तिलस्मी अय्यारी।
हाँ, इसमें तो हमने नहीं पढ़ा था। आप जो है मेरे वो उपन्यास के उद्भव और विकास वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने विस्तार से आपको उपन्यास के बारे में पढ़ाया है। नंबर बी है आदर्शवादी हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐतिहासिक, ये भी हो सकते हैं। अगला है मनोविश्लेषणवादी। चलिए अब हम इसमें से वो करते हैं, तिलस्मी और अय्यारी, इसमें तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इस ऑप्शन को डिलीट कर दीजिएगा। आदर्शवादी थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि जो वृंदावन लाल वर्मा थे वो आपके प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे, तो और प्रेमचंद तो आपको पता ही होगा बहुत आदर्शवादी उपन्यासकार भी थे, तो ये तो उन्होंने लिखा ही था। लेकिन उन्होंने आदर्शवादी का पालन भी किया, आदर्शवादिता का, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास अधिक लिखे हैं। तो सही ऑप्शन है ऐतिहासिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यशपाल किस परंपरा के उपन्यासकार हैं? यशपाल तो आपने नाम सुनी होंगी, बीए के सिलेबस में यशपाल को संकलित भी किया गया है, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहला आदर्शवादी, ये तो मुझे सही लग रहा है। प्रगतिवादी नहीं, प्रगतिवादी कभी तो वो नहीं थे। मनोवैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक तो थे ही नहीं। ऐतिहासिक भी तो नहीं थे। तो ठीक, यशपाल जो थे ये भी आपके प्रेमचंद युगीन के ही उपन्यासकार या फिर रचनाकार थे, तो ये एक आदर्शवादी हो सकते हैं, आदर्शवादी उपन्यासकार हो सकते हैं। तो आदर्शवादी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? अरे बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछ दिया। प्रयोजन मूलक हिंदी या फिर भाषा विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक है कि राजभाषा को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहा जाता है। मैंने राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां उसको पढ़ लीजिए डिटेल से, बहुत बढ़िया से मैंने वहां पर बताया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज नंबर ए, अरे नंबर ए में ही आपको सही आंसर मिल गया। अब आगे का ऑप्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज को ही राजभाषा कहा जाता है। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन बी देखते हैं, वर्किंग लैंग्वेज। चलो, काम करने का तो भाषा है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज नाम का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। ओरिजिनल ये भी नहीं है। गवर्नमेंट लैंग्वेज देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट सरकारी पत्रचार के ही काम आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लैंग्वेज बोलकर कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इसीलिए नंबर ए, ऑफिशियल लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। अब अगला देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अरे बाप रे, खतरनाक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि कंप्यूटर को अंग्रेजी में, हिंदी में, सॉरी क्षमा चाहूँगा, हिंदी में क्या कहा जाता है। बहुत लोग तो बोलेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में कंप्यूटर ही बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संगणक। अच्छा, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। संगणक। अच्छा, तीसरा ऑप्शन प्रयुक्ति यंत्र। अच्छा, चौथा ऑप्शन प्रयोगशाला। अब समझते हैं। संगणक इंटीग्रेटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंटीग्रेटर को। ठीक है, संगणक, चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। प्रयुक्ति यंत्र जो है यूटिलिटी डिवाइस को कहा जाता है। प्रयोगशाला लैब को कहा जाता है, लेबोरेटरी को कहा जाता है। इट मीन्स व्हाट? नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। चलिए, यहीं पर आपके लिए एक प्रश्न है, उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, और इस प्रश्न का उत्तर जो भी देगा उसके मुताबिक मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर वो कोई वीडियो पर, कोई टॉपिक पर डिमांड करेगा तो मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगा, लेकिन जो इसका सही उत्तर देगा और जो प्रथम बार में देगा। प्रश्न आपके सामने है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जो भी आप कमेंट करके मुझे सही उत्तर दीजिए, जो भी फर्स्ट टाइम मुझे इसका सही उत्तर देगा उसके मुताबिक मैं आगे का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके रिक्वेस्ट के मुताबिक, वो जो भी टॉपिक पर डिमांड करेगा। लेकिन याद रखिए कि वो हिंदी लिटरेचर से होनी चाहिए। चलिए, और ये प्रश्न आ भी सकता है,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी का है? अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ शब्द पूछे गए हैं, इन शब्द में से कौन सा हिंदी का शब्द है, हमसे पूछा जा रहा है। मुश्किल, क्या ये हिंदी का शब्द है? हाँ, तो हिंदी में तो हम लोग यूज़ करते हैं मुश्किल। अच्छा, अगला देखिए, जहान, अरे तुम्हारे लिए जहान भी कुर्बान है। अच्छा, ये भी तो हिंदी का लग रहा है। चलिए अगला देखिए, दुनिया, दुनिया सब तो हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो ये भी हिंदी का ही लग रहा है। चौथा देखिए, पूरक, ये तो हिंदी का थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। सुनिए, अभी मुश्किल शब्द जो है वो भले ही हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में, परंतु वो एक अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। जहान शब्द जो है वो फारसी है और दुनिया भी अरबी शब्द है। मतलब कि जिसको आपको लगा कि ये नहीं हो सकता है पूरक, वास्तव में वही हिंदी का शब्द है। अब अगला प्रश्न देखिए, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। अरे ये जीके फिर कहाँ से बीच में टपक पड़ी? ये यूनिवर्सिटी वाले भी प्रश्न को कैसे डिज़ाइन करते हैं पता नहीं। एक सेक्शन वाले प्रश्न को एक ही जगह पर पूछना चाहिए, कंटिन्यूसली पूछना चाहिए, बीच में हिंदी का पूछा गया, फिर अब जीके वाला प्रश्न दिया जा रहा है। चलिए जो भी हो, वॉट एवर इट में भी, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास 7 अप्रैल, 1 मई, 5 जून और 15 सितंबर। तो 1 मई 5 जून वाले तो हम लोग आगे कर चुके हैं ना, तो सही ऑप्शन क्या होगा? 15 सितंबर। जी हाँ, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगला है, ओके, अब अगला आपको बर्तनी वाले सेक्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। किस वाले सेक्शन से? वर्तनी वाले मतलब स्पेलिंग वाले सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। अब आपको सही स्पेलिंग कौन सा है वो बताना है। पहला जो प्रश्न है, निम्न शब्द की सही वर्तनी है। नीचे एक शब्द है और उसी शब्द को 4 तरह से लिखा गया है। अब जो सही स्पेलिंग है उसको आपको बताना है। देखते हैं क्या है। व्यवहार, अच्छा, व्यवहार तो हम लोग बार बार पढ़ के आए हैं। सेकंड में क्या लिखा गया है? व्यावहार लिखा गया है। और थर्ड में व्यवहार लिखा गया है, व्यावहार लिखा गया है। अच्छा, तो ऑप्शन सी ए व्यवहार ये सही है। अगला देखते हैं, निम्न शब्द की सही वर्तनी। अच्छा, फिर से स्पेलिंग वाले पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको आध्यात्मिक का सही कौन सा है वो पूछा गया है। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। हाँ, देख रहा हूँ मैं, नंबर सी वाला जो है वो सही ऑप्शन है, आध्यात्मिक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न शब्द की सही वर्तनी है। अच्छा, फिर से पूछा जा रहा है। कवित्री नहीं होता है। कवित्री ये भी नहीं होता है। कवयित्री, हाँ ये सही लग रहा है। नहीं, यहाँ ई की मात्रा गलती है। नंबर डी, कवयित्री, हाँ कवयित्री ये सही है। नंबर डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देखिए, निम्न शब्द की सही वर्तनी। अरे बाप रे वाह, स्पेलिंग से ही आपको 4-5 मार्क का प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका तो लॉटरी लगने वाला है। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। विश्वास, तो सही ऑप्शन आंख बंद करके बच्चे भी बता सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है ए वाला वही सही है। निम्न का सही युग्म, देखो यहाँ पर युग्म वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो युग्म कौन? देखो आधे पूरे, नहीं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। अगला क्या है? अधूरे पूरे, नहीं, ऐसा भी तो युग्म सही नहीं लग रहा है, मैचिंग नहीं हो रही है। अगला देखते हैं पूरे। अरे पूरे कैसे हो सकता है? अगला क्या है? आधे अधूरे, हाँ ये युग्म जो है मैच हो रही है, आधे अधूरे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्न शब्द की सही वर्तनी। कौन सा वर्तनी है? देखें कौन सा शब्द है? प्रस्तावना। अरे मैं हर वीडियो में जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना लिखाता हूँ।
आप इतनी बार देख चुके होंगे कि इसकी स्पेलिंग तो आपको जवानी याद होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्कंदगुप्त जो नाटक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए स्कंदगुप्त नाटक किसकी है। कक्षा 12वीं में भी आपने पढ़ी होगी, बीए में भी पढ़ी होगी। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई स्कंदगुप्त नाटक है। आपने क्लास 12 में भी कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत तो पढ़ा होगा ना। तो ये जो देवसेना का गीत था वो स्कंदगुप्त नाटक से ली गई थी। उसी तरह आपने बीए में भी पढ़ा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्कंदगुप्त नाटक है वो कितने दृश्यों में, कितने अंकों में डिवाइडेड है, उसको बांटा गया है। तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो सही ऑप्शन है 5। जी हाँ, स्कंदगुप्त नाटक को 5 अंकों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। फिर से जयशंकर प्रसाद जी से ही प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है। अरे बार बार आपको बीए वाले टीचर लेक्चरर जो है वो बताते हैं, जब जब आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ाया जाता है तब तब बताया जाता है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना जो है वो कौन सी है। अजातशत्रु? नहीं नहीं नहीं। ध्रुव स्वामिनी? आगे भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त? स्कंदगुप्त? जी बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है वो उनकी आधी अधूरी अंतिम नाट्य रचना है। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, सिंदूर की होली किसका नाटक है। दोस्तों क्या आपने गौर किया कि अब हम नाटक वाले सेक्शन पर पहुंच चुके हैं। अब हमसे नाटक से प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस तरह से उपन्यास से 5-6 पूछा गया तो नाटक से भी डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसलिए नाटक वाले सेक्शन को भी आपको सही से पढ़कर जाना है। अब हमसे पूछा जा रहा है, सिंदूर की होली किसका नाटक है। प्रेमचंद का? जी नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। क्या अज्ञेय का है? अज्ञेय का भी तो इस तरह का नाटक मैंने नहीं पढ़ा था। निराला जी की है क्या? जी जी नहीं, निराला जी की भी इस तरह की नाटक हमने कभी नहीं पढ़ी। तो तीनों ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल। वैसे तो लक्ष्मी नारायण लाल की कोई नाटक मैंने पढ़ी ही नहीं, तो लेकिन यहाँ जब तीनों को मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला की नहीं हो सकती, तो सीधा ऑप्शन डी पर हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये भी तरीका होता है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को टिक करने का। अगला देखिए, बकरी नाटक किसने लिखा था। बड़ा ही फेमस नाटक है। विशाख दत्त ने लिखा था क्या? जी नहीं। नंबर बी क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हाँ हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो। फिर भी आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, कुंवर नारायण हरि कृष्ण प्रेमी। जी नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे क्या है? अंगूर की बेटी। अरे बाप रे बाप, अंगूर की बेटी भी होने लग गई। अंगूर की बेटी किसका नाटक है? बेचन शर्मा उग्र का? जी, ये देखते हैं आगे। वैसे झूठ क्या कहूँ, अंगूर की बेटी नाटक मैंने कभी सुनी नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत, ये भी देखते हैं आगे। कौशिक और प्रसाद, ये तो बिल्कुल थोड़ी समझ से बाहर है। फिर भी मैंने इसका आंसर ढूंढ निकाला है आपके लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो इसका सही ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बितस्ता की लहरें किसकी कृति है। बितस्ता की लहरें किसकी कृति है। ऑप्शन है आपके पास, ए प्रसाद, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी रांगे राघव, डी भगवती चरण वर्मा। तो सही ऑप्शन है
ऑप्शन बी, जी हाँ, बितस्ता की लहरें जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की कृति है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मादा कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? बढ़िया सा शीर्षक वाला नाटक है मादा कैक्टस, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा प्रसाद और जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, जी हाँ, मादा कैक्टस नामक नाटक के रचनाकार जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल है। इट मीन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व, यहाँ ध्यान दे, नाटक का तत्व सुनते ही नाटक के तत्व सोचने मत लग जाइए। यहाँ क्या पूछा गया है? नाट्य शास्त्र की दृष्टि से, नाट्य शास्त्र जो आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र थी, उसके अकॉर्डिंग नाटक के तत्व कौन से हैं? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से हैं या फिर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है नेता, नेता को उन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट पर पात्र लिखा गया है, इसका मतलब ये तो है, पात्र तो है। बी, वस्तु बताया जा रहा है। सी, रस बताया जा रहा है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी बताया जा रहा है। तो जैसे ही आप नाटक का तत्व देखेंगे तो आप शायद आप में से बहुत लोग इसमें पात्र वाले ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि वस्तु और रस तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो बता दूं, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से वस्तु भी नाट्य का तत्व है, रस भी नाट्य का तत्व है, क्योंकि नाट्य शास्त्र में कविताओं को, जो बृहद कविताएं होती थी, कविताओं को भी नाटक ही माना जाता था, वो भी कहीं ना कहीं नाटक का ही रूप हुआ करता था। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो नेता, वस्तु, रस, ये सभी के सभी नाटक का तत्व है। इट मीन्स ऑप्शन वाला, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस नाटक में सामाजिक विसंगतियों और पाखंडों पर व्यंग किया है? ठीक है, जो सामाजिक विसंगतियां हैं या फिर जो पाखंड है, जो दिखावा है, जो छलावा है, उस पर व्यंग किया है, उसके विरोध बात की गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, और दूसरा है अंधेर नगरी, तीसरा है रत्नावली, और चौथा है वेद की हिंसा, हिंसा न भवती। तो ये जो भारत दुर्दशा है, इस नाटक में ब्रिटिश राज और आपसी कलह पर ये इसका मूल भाव रहा है इस नाटक का, कि आपसी कलह मतलब कि आपसी झगड़े को दिखाने का प्रयास किया गया है। अंधेर नगरी की बात करते हैं। अंधेर नगरी को हाल ही में अभी आपने बीए के सिलेबस में किसी न किसी सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। अंधेर नगरी भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नाटक है, बहुत ही लाजवाब उम्दा नाटक है। तो अंधेर नगरी पर भी सामाजिक विसंगतियों पर तो व्यंग किया है। अगला देख लेते हैं, नहीं तो हम लोग फिर ये ऑप्शन में आएंगे। अगला है रत्नावली। रत्नावली जो है ये तो प्रेम कथा वाली नाटक है, ठीक है। ये एक प्रेम कथा नाटक है जिसमें रत्नावली नामक एक खूबसूरत राजकुमारी और उदय नामक एक महान राजा की प्रेम कथा को दिखाया गया है, और इसका श्रेय जो है वो सम्राट हर्षवर्धन को जाता है। नंबर डी देखते हैं, वेद की हिंसा, हिंसा न भवती। वेद की हिंसा, हिंसा न भवती, ठीक है। ये भी भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नाटक है, जिसमें मांसाहार के कारण हो रहे हिंसा पर व्यंग किया गया है। हाँ, इस ऑप्शन पर, ठीक है, सामाजिक विसंगतियों और पाखंडों पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से जो मांसाहार है वे बलि प्रथा को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो पाखंड मतलब जो दिखावा करते हैं, जो छलावा करते हैं। तो डी सही ऑप्शन है। अगर डी ना होता तो हम बी वाले ऑप्शन के साथ चले जाते, लेकिन यहाँ बी के तुलना
डी जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए हमने उस पर लगाया। अगला देखते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के लेखक कौन है? तो आपने देखा कि नाटक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, चौथा ऑप्शन है भरतेंदु। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए, श्रीनिवास दास। जी हाँ, रणधीर प्रेम मोहिनी नामक नाटक के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास भी आप कह सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शंस पर जो नाटककार के नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो फिर चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, राधा कृष्ण दास हो, भरतेंदु हो, जयशंकर प्रसाद हो, रांगे राघव हो, प्रसाद हो, भगवती चरण वर्मा हो, राम कुमार वर्मा हो, ये जो नाटककार के नाम आपको दिख रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि ये लोग महत्वपूर्ण है। तो इनके नाटकों को आप हो सके तो याद कीजिएगा। नाटककार का नाम लिखिए, फिर उनके जो प्रमुख नाटक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 प्रमुख नाटकों को आप हो सके तो याद करने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्वन्यालोक के प्रधान टीकाकार अभिनव गुप्त के टीका का क्या नाम है? अच्छा, इसका मतलब अब हम काव्य शास्त्र वाले सेक्शन पर एंटर कर चुके हैं। काव्य शास्त्र वाला जो सेक्शन है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन पढ़ेंगे तो कठिन नामक कोई चीज़ ही नहीं होती। यहाँ पर पूछा जा रहा है ध्वन्यालोक जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ था, एक तो आप मुझे बताइए ध्वन्यालोक नामक काव्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इतना बता दूं, जो ध्वनि संप्रदाय के जो वर्तक है या प्रमुख जो आचार्य है उनकी है। अब वो कौन है आप मुझे नाम को लिखकर बताइएगा, ठीक है, कि ध्वन्यालोक किसकी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो ये ध्वन्यालोक नामक जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जो ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है, उसके टीकाकरण के रूप में, ठीक है, बाद में उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव गुप्त ने एक टीका, एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है लोचन, ध्वनि, कल्पना, लक्षणा। तो बताइए क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोचन, जिसको ध्वन्यालोक लोचन भी कहा जाता है। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक ग्रंथ पर केंद्रित होकर उस पर विचार करते हुए एक टीका ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ध्वन्यालोक लोचन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये एक श्लोक है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, जिसका अर्थ होता है शब्द और उसके अर्थ सहित बना काव्य ही असली काव्य है। शब्द और उसके अर्थ सहित बनने वाला काव्य ही क्या है? सही काव्य है, असली काव्य है। तो ये काव्य लक्षण की परिभाषा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है आपके पास भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने, बामा ने या फिर मम्मट ने। तो दोस्तों बता दूं, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बामा ने, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामा, इन्होंने ये परिभाषा दी थी काव्य लक्षण के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य भट्टनायक के व्याख्या सिद्धांत का नाम बताइए। अच्छा, जो आचार्य भट्टनायक थे उन्होंने जो व्याख्या सिद्धांत प्रस्तुत की थी उसके नाम को हमें बताना है, वो किस नाम से है। एक है अनुमितिवाद, दूसरा है आरोपवाद, तीसरा है मुक्तिवाद, चौथा है अनुमानवाद। तो इनमें से कौन सा है?
तो अनुमितिवाद जो थी वो आचार्य भट्टनायक की नहीं थी, वो थी आचार्य शंकु की। आरोपवाद की बात करें तो आरोपवाद जो है उसको उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है, और ये जो आरोपवाद है वो आचार्य भट्टलोलट की है। भुक्तिवाद की बात करें तो भुक्तिवाद की बात करें तो जी हाँ, भुक्तिवाद जो है वो सही ऑप्शन है। अब भुक्तिवाद क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। भुक्तिवाद जो है जिसमें जो भट्टनायक है उनका मानना है, उनकी धारणा है कि न तो रस की उत्पत्ति होती है, अच्छा वो बता रहे हैं कि रस की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही रस की अनुमति होती है। अनुमति मतलब ना उसका अनुमान लगाया जा सकता है, और तो और ना तो उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो क्या होती है, उनका मानना है कि बल्कि रस जो है वो अनुभव और स्मृति के आधार पर, अनुभव और स्मृति के आधार पर रस की प्रतीति होती है। प्रतीति मतलब रस जो है वो प्रतीत होता है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल से आपको नहीं बता सकता, इसलिए सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना में अलंकार बताइए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, क्या पंक्तियां हैं। देखिए बता रहे हैं कि बिनु पद चलई, वो ईश्वर जो है वो बिना पैर के चलते हैं, सुनई बिनु काना, और बिना कान के सुनते हैं। अब वो कौन से ईश्वर है पता नहीं जो बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। खैर बहरहाल जोक से पाठ, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास की रामचरित्र मानस से ली गई पंक्तियां हैं। अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार जो है वो निहित है। ऑप्शन है हमारे पास विभावना, उपमा, निर्दर्शना, प्रदीप। तो इन चारों में से कौन सा अलंकार है। तो आप लोगों ने अलंकारों के भेद तो पढ़े ही होंगे। मैं अभी तक अलंकार के भेदों पर वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ज़रूर बनाऊँगा, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो पहले समझते हैं, विभावना ऑप्शन दिया गया है। विभावना क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। विभावना अलंकार का मतलब होता है कि इस अलंकार में बिना किसी कारण के ही कार्य हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, बिना किसी कारण के ही। जहाँ पर बिना किसी कारण के ही कार्य को होता हुआ दिखाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो पंक्तियों को देखिए, बिनु पद चलई बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, तो ऐसा तो लग रहा है। हाँ, अगला समझते हैं उपमा क्या। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उपमा। उपमा क्या होता है, किसी वस्तु की गुण, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु की समानता को स्थापित करने वाला उपमा अलंकार होता है। तो ये तो नहीं लग रहा है ऑप्शन। उपमा अलंकार का एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है, ठीक है। और निर्दर्शन अलंकार क्या है उसको देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य के अर्थ में भेद तो है, उपमेय में भी भेद है और उपमान वाले वाक्य में भी भेद है, पर इसमें भेद होने पर भी उसमें समानता दिखाया जाए वहाँ पर निर्दर्शना अलंकार होता है। उदाहरण सहित आपको एक पंक्तियाँ दिखाता हूँ कि कविता समुझाइबो मुड़न को, कविता समुझाइबो मुड़न को, सविता गही भूमि में डारिबो। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ दो वाक्य है, दो पंक्तियाँ हैं। पहला पंक्तियों का अर्थ है कि मूर्खों को कविता समझाना। पहला पंक्ति का अर्थ है मूर्खों को कविता समझाना। दूसरा पंक्ति का अर्थ है सूर्य को भूमि पर लाना।
तो यहाँ पर दोनों ही पंक्तियों का, दोनों ही वाक्य का अर्थ जो है वो अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी दोनों का परिणाम जो है वो एक समान सा दिखाया गया है। कहने का तात्पर्य कि मूर्खों को कविता समझाना वैसा है जैसे मानो सूर्य को भूमि पर लाना है। तो यहाँ पर इस तरह के को निदर्शनालंकार कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा है प्रदीप अलंकार। प्रदीप अलंकार में क्या होता है? प्रदीप का अर्थ होता है विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट, उल्टा। तो जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। अब क्या है, जहाँ पर उपमेय अलंकार को, उपमेय, ठीक है, किसी का उदाहरण लेकर जिसके बारे में आपके सामने बताया जा रहा है वो उपमेय है। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुख चंद्रमा सम्मान है, यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय है, चंद्रमा जो है उपमान है। चंद्रमा का उपमान लिया गया है और मुख क्या है, उपमेय है, ठीक है। लेकिन प्रदीप अलंकार में क्या होता है, उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा बताया जाएगा कि चंद्रमा मुख के समान है। चंद्रमा क्या है, मुख के समान है, ना कि मुख चंद्रमा के समान है, बल्कि चंद्रमा जो मुख के समान है। तो यहाँ पर मुख जो है उपमेय है, उसको उपमान चंद्रमा से भी अधिक श्रेष्ठ बताया जा रहा है। आशा करता हूँ ये 4 अलंकार तो आपको समझ में आया होगा। हाँ, देर की इस बात की, सही कहा आपने। ऑप्शन ए जो है विभावना अलंकार, जहाँ पर बिना किसी कारण के भी कार्य को होता हुआ दिखाया जाए, तो ये पंक्तियाँ बिल्कुल वही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य बामन ने रीति के कितने भेद बताए? आचार्य बामन ने रीति के कितने भेद बताए? तो जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य बामन, तो उन्होंने रीति के कितने भेद बताए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हाँ, ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। जी हाँ, 3। नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 भेद बताए हैं आचार्य बामन ने रीति के। वो कौन कौन से हैं? बेधर्भी रीति, गोड़ी रीति, उसके बाद पांचाली रीति। तो ये 3 भेद उन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? आप सभी को पता होगा आचार्य कुंतक जो है वो वक्रोक्तिक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने वक्रोक्ति के कितने भेद, मतलब कि कितने टाइप्स बताए हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो बता दूं कि यहाँ सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 6। जी हाँ, आचार्य कुंतक ने जो काव्य ग्रंथ लिखे थे उसका नाम था वक्रोक्तिक जीवितम। तो वक्रोक्तिक जीवितम में आचार्य कुंतक ने 6 वक्रोक्ति की चर्चा की है, और वो 6 वक्रोक्ति कुछ इस प्रकार है। पहला रूढ़ि वक्रता, दूसरा पर्याय वक्रता, तीसरा संवृत्त वक्रता, चौथा लिंक वक्रता, पांचवा क्रिया वैचित्र्य वक्रता, तो छठा वृत्ति वैचित्र्य वक्रता। तो इन 6 वक्रता की चर्चा उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, अनुकरण किस यूनानी शब्द का अनुवाद है? मतलब कि ये जो अनुकरण शब्द किस यूनानी शब्द का ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पर पर्याय बताना है कि किस उसका है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन में है इमिटेशन, दूसरा है इमेजिनेशन, तीसरा है मेमिसिस और चौथा है इमेजिन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, इमेजिनेशन और इमेजिन ये दोनों तो एक ही बात है। इमेजिनेशन का मतलब भी कल्पना होता है और इमेजिन का मतलब भी कल्पना करना ही होता है। इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन जो है वो नकल करना को कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब जो मेमिसिस है, जी हाँ, मेमिसिस का मतलब ही अनुकरण होता है।
तो सही ऑप्शन जो क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, किस पाश्चात्य विद्वान ने साहित्य को नकल का नकल माना है? जी हाँ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पाश्चात्य विद्वान थे, किस विद्वान ने साहित्य को, लिटरेचर को नकल का नकल, मतलब कि इमिटेशन का भी इमिटेशन जो है वो माना है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी इलियट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। जी हाँ, प्लेटो। प्लेटो ने साहित्य को नकल का नकल माना है। अब अगला प्रश्न देखिए, पेरिहुप्सस किसकी रचना है? जी हाँ, पेरिहुप्सस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास I.A. रिचर्ड, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी लॉन्जाइनस, ऑप्शन डी अरस्तु। ये जो पाश्चात्य विद्वान है इनको आपने बीए में पढ़ा होगा, इन सभी को बीए के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो ये पेरिहुप्सस जो है ये किसकी रचना है? ये लॉन्जाइनस की रचना है। पेरिहुप्सस जो है वो यूनानी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। बाद में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ, अंग्रेजी में भी हुआ। अंग्रेजी में इसको ऑन द सबलाइम कहा जाता है और हिंदी में इसे उदात्त सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी में जो इसका अनुवाद हुआ वो उदात्त सिद्धांत के रूप में हुआ। अब उदात्त सिद्धांत सुनकर आपको याद आया होगा कि बीए के सिलेबस में आपको पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या पूछा गया है? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी चार्ल्स बादले, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जोला। तो सही ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ढोला मारू रा दुहा। ढोला मारू रा दुहा आपने सुनी होगी, बार बार सुनी होगी। किस कवि की रचना है? तो ये जो किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है जोइंदू, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी कुशल लाभ। तो इसका सही ऑप्शन है कुशल लाभ। जी हाँ, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना है। यहाँ देखिए कि प्रश्न को किस तरह से पूछा गया है। एक तो जो बहुत अधिक फेमस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको पूछा गया है, और आपके योग्यता की आंकलन करने के लिए थोड़ा सा उनको भी पूछा गया है जो अधिक फेमस नहीं है। इसलिए आपको किसी भी टॉपिक पर आप पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल से जाइए। एक तो मेन इम्पोर्टेंट को पढ़िए और लास्ट वाले को भी ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ अब फेमस वाला प्रश्न पूछा गया है कि साकेत के रचयिता का नाम बताइए। अब तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और निराला। तो आंख बंद करके ऑप्शन बी को राइट कीजिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा अज्ञेय का काव्य है, ठीक है। तो ऑप्शन है चिंता, इलियम, युगदूत या फिर ये सभी। तो बता दूं, जो ऑप्शन ए है चिंता, ये अज्ञेय की रचना है जिसकी प्रकाशन जो है 1942 में हुई थी। दूसरा इलियम, ये भी अज्ञेय की रचना है और जिसका प्रकाशन जो है वो 1946 में हुआ था। अब जब हमने देख लिया कि दो तो अज्ञेय का है तो आगे का ऑप्शन सी को देखने की क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली वो भी अज्ञेय की होगी। तो ऑप्शन डी में जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी, तो आप ये सभी में टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, युगधारा किस कवि की रचना है? बहुत फेमस कविता है, युगधारा किसकी रचना है? तो ऑप्शन है सुमन, नागार्जुन, धूमिल, निराला। बच्चों वाला प्रश्न है, ऑप्शन बी नागार्जुन, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है कि सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ जो थी वो किसकी है। तो ऑप्शन है रामानंद,
ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी राघवानंद। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानंद। अगला प्रश्न है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है। जो लक्षण ग्रंथ होते हैं, जो लक्षण ग्रंथ आपने सुने हैं, तो उसका अभिप्राय, उसका क्या मतलब है, इनमें से क्या है। देखिए, तो काव्य निरूपक है, महाकाव्य है, या प्राकृतिक परक ग्रंथ है, या फिर चरित काव्य है। तो महाकाव्य तो नहीं है, प्राकृतिक परक ग्रंथ भी नहीं है, चरित काव्य भी नहीं है, तो काव्यांक निरूपक सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। यहाँ पर 4 कवियों का नाम दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो रीतिबद्ध के कवि नहीं है। आपको पता होगा रीतिकाल जो है वो 3 उपकालों में, उपयुगों में बांटी गई है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ऑप्शन है आपके पास मतीराम, दिवजदेव, पद्माकर और ग्वाल कवि। तो दिवजदेव जो है वो एक्चुअल में रीति मुक्त के कवि है। इसका मतलब कि वो जो रीतिबद्ध के नहीं है, बाकी सब रीतिबद्ध के ही कवि है। अगला प्रश्न देखिए, वार वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है। जो ये वार वधु विनोद है, इसका मूल भाव क्या है, उससे आप समझ सकते हैं। अलंकार निरूपण, रस निरूपण, नायक नायिका भेद, या फिर नायिका भेद। तो ये नायिका भेद जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुसुम वैभव में लता समान में कौन सा अलंकार है। देखिए, कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव में लता समान। तो आप सभी को बता दूं कि ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की कविता कामयानी से लिया गया है। अब इसमें कौन सा अलंकार है हमारे पास, ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रूपक अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमा और उपमेय में अंतर ना हो, मतलब कि वो एक समान सा लगे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना हो, जहाँ उपमेय अलंकार में उपमान होने की संभावना हो, मतलब जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला श्लेष अलंकार की बात करें तो जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब कि वर्ड तो एक ही है लेकिन उस वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। जैसे एक उदाहरण आपको समझा दूँ कि दिल तोड़ा इसकी सज़ा आज भुगत रहा है, दिल तोड़ा इसकी सज़ा आज भुगत रहा है। तो यहाँ पर जो सज़ा शब्द है इसका 2 अर्थ निकल कर आता है। एक होता है प्रतिफल, मतलब सज़ा मिलना, प्रतिफल मिलना, और दूसरा सज़ा का अर्थ होता है सजावट। तो इसमें इस तरह के पंक्तियों में श्लेष अलंकार होता है। तो अब हमने सबको जाना, तो हमें सही क्या लग रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ, जहाँ पर मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा करके मान लिया जाता है। और यहाँ पर आप उपमेय उत्प्रेक्षा को पहचानने का और एक तरीका है, जहाँ पर मानो शब्द, जानो, जियो, मनु, जनु, मानहु, इस तरह के जो शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ हम बात करते हैं कि जैसे कुसुम वैभव में लता समान में क्या कहा जा रहा है कि मानो फूल से लदी हुई सौंदर्यमय लता समान। मानो, तो यहाँ मानो शब्द का अर्थ हुआ, तो अर्थ आया है। तो यहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जा रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता कौन है। तो बहुत जानी मानी गई प्रश्न पूछी गई है। ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, व्रजकृति ने और सुमित्रा नंदन पद। तो आंख बंद करके ऑप्शन ए लगाइए, अज्ञेय, असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है।
अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक है। हिंदी साहित्य का, अब देखिए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं, तो उस सेक्शंस को भी बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा, वहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसने लिखा था? हमारे पास ऑप्शन है ए राम कुमार वर्मा, जहाँ तक मुझे पता है उनकी नहीं थी, बी विजय देव नारायण शाही, नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर डी बच्चन सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही, नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक का प्रकाशन वर्ष, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सेम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए जब आप साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे तो हर एक साहित्यिक इतिहासकार के ग्रंथ को डिटेल से पढ़िएगा। वहीं से देखिए अब यहाँ एक ही से दो प्रश्न पूछा गया है कि इसी पुस्तक का जो रचना काल था ये कब छपी थी, ये कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन है 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो सही ऑप्शन है नंबर डी 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ भी वही बात कि सबसे फेमस वाले आपको पढ़ लेना है, और ऐसा नहीं कि फेमस वाले को पढ़कर छोड़ देंगे, थोड़ा नीचे नीचे तक भी जाइएगा, थोड़ा अंदर अंदर से भी पूछा जाता है। लेकिन मेन आपको पढ़ना है, बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना है, डिटेल से पढ़ने मत लग जाइएगा। उससे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है उस बुलेट पॉइंट्स को ही आपको पढ़नी है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये पुस्तक जो है, ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रथम खंड पुस्तक का प्रकाशन वर्ष। तो ये भी बहुत फेमस साहित्यिक ग्रंथ है जिसके रचनाकार गणपति चंद्र गुप्त है। कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। तो इसके ये कई खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो इसका जो प्रथम खंड था वो उसका प्रकाशन वर्ष कब था पूछा जा रहा है। तो 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक है। देखिए वही सेम प्रश्न आपसे दोबारा पूछा गया है जिसका आंसर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया। जगदीश गुप्त, प्रकाशन चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त और शिव सिंह चौहान। तो सही ऑप्शन क्या है? गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न हम सभी के समक्ष है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगता काल की अवधि का निर्धारण किया है। देखो समय सीमांकन से भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, नामकरण से भी पूछा जाएगा, उसके बाद साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा से भी पूछा जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें, ठीक है, कि वीरगता, एक तो उन्होंने आदिकाल को वीरगता काल बताया था, उसका समय सीमांकन उन्होंने कब से कब तक दिया। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एक न एक पूछा ही जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है संबद्ध 1050 से लेकर 1375 तक, फिर संबद्ध 1000 से लेकर 1460 तक, नंबर सी संबद्ध 993 से लेकर 1400 तक, और नंबर डी और संबद्ध 1100 से लेकर 1400 तक। तो सही ऑप्शन है संबद्ध 1050 से लेकर 1375 तक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की अवधि का निर्धारण किया है। तो जो राहुल संकृत्यायन थे तो उन्होंने आदिकाल को एक तो सिद्ध सामंत काल कहा था, तो इसका समय सीमांकन उन्होंने कब से कब तक बताया। देखिए समय सीमांकन से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 800 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक, 760 ईस्वी से लेकर 1300, 750 ईस्वी से लेकर 1350 तक, 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, साहित्य और इतिहास दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके लिए नया हो सकता है। ऑप्शन है नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मैनेजर पांडे, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैनेजर पांडे।
अगला प्रश्न है, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है, क्या है? भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य है तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है। यह कथन, यह उक्ति जो है किस साहित्यकार की है? ऑप्शन है हमारे पास J.A. ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, वैसे भिखारी दास को रीतिकाल के अंतिम आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पद्माकर की उक्ति भी आ गई है। तो ये जो है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भिखारी दास को अच्छे कवि मानते हैं, दूसरे अंतिम प्रसिद्ध आचार्य मानते हैं, अच्छे आचार्य मानते हैं, और साथ ही साथ पद्माकर को वो अंतिम प्रसिद्ध कवि के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रीति काव्य के बारे में यह उक्ति किसकी है? रीति काव्य के बारे में यह उक्ति किसकी है? आगे के सुकवि रिजी है तो कविताई न हो, राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये जो उक्ति है रीतिकाल के बारे में, रीति काव्य के बारे में, ये किसकी है? ऑप्शन है देव, मतिराम, पद्माकर, भिखारी दास। तो सही ऑप्शन है डी, भिखारी दास। आगे पूछा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक का प्रकाशन काल है, मतलब कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसका प्रकाशन काल हमसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रकाशन काल की बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास 1939 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 और 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो ऑप्शन बी जो है 1940 ईस्वी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इस्तेवार दल्ला लिट्वेत्वर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक की पहली जिल्द मतलब कि पुस्तक की पहली प्रति कब प्रकाशित हुई थी? यहाँ पर याद रखिए पहली पूछी गई है। इस्तेवार दल्ला लिट्वेत्वर एंदुई हिंदुस्तानी जो है ये कई एडिशन में, ठीक है, कई संस्करण में प्रकाशित हुई है, लेकिन हमें पहली संस्करण प्रथम भाग के बारे में बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1839 ईस्वी, 1847 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1840 ईस्वी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका जो प्रथम संस्करण था, उसका जो प्रथम भाग था, प्रथम संस्करण में भी 2 भाग थे, तो उसका प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका दूसरा भाग जो है वो 1847 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सेकेंड एडिशन की बात करें, मतलब कि दूसरे संस्करण की बात करें, तो दूसरे संस्करण में भी पहला और दूसरा जो भाग है वो 1870 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा भाग जो है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। ये जो इस्तेवार दल्ला लिट्वेत्वर एंदुई हिंदुस्तानी है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? गारसा दत्तासी है, और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने किया था। ये जो थी, ये रचना जो ग्रंथ थी, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ जो थी, वो वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखी गई थी, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई थी, और इसमें कुल 738 कवियों की बात की गई थी, जिसमें केवल 72 हिंदी के कवि को संकलित किया गया था। तो ये थोड़े डिटेल्स, इस तरह से डिटेल्स को आप बुलेट पॉइंट्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी थी? हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी थी? ऑप्शन है हमारे पास मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह सेंगर। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा शिव सिंह सेंगर। जी हाँ, शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय लेखक बने जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को लिखा था। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसके जो रचनाकार है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन।
ऑप्शन है हमारे पास 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा 1889 ईस्वी। रचनाकार कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और किस पद्धति में लिखी गई थी ये ग्रंथ? तो ये पहली बार कालानुक्रम पद्धति में लिखी गई थी, मतलब कि कालों में विभक्त करके लिखा गया था। इन्होंने लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालों में 11 भागों में बांटा था। इसका प्रकाशन जो है वो 1888 को हुआ, लेकिन वो केवल इसका विशेष अंक के रूप में हुआ था। पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जो है वो 1889 को हुआ। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपसे पूछे तो आप 1889 वाले ऑप्शन को लिखेंगे, क्योंकि पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 को ही हुआ था। नामकरण और काल विभाजन करने वाले पहले साहित्यकार माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने केवल इस ग्रंथ में हिंदी कवियों को ही स्थान दिया था और कुल 912 कवियों की चर्चा इन्होंने की है। तो इस तरह से डिटेल्स और मेन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? जो मिस्र बंधु विनोद है वो कितने भागों में प्रकाशित है? तो इसके रचनाकार तो आपको पता ही होगा, 3 भाई थे। 3 भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ को लिखा था। भाई कुछ इस तरह से थे: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, नामकरण, समय सीमांकन, इस पर ऑल इन वन मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये तीनों भाइयों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ को लिखा था। इसको कितने भागों में प्रकाशित किया है हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। किस पद्धति में लिखी गई थी? कालानुक्रम पद्धति में लिखी गई थी। कालखंड कितने बताए इन लोगों ने? 8 कालखंडों की चर्चा की है। और कुल कवि की बात करें तो इन्होंने अपने ग्रंथ में 4591 कवियों की चर्चा की है। लगभग की बात करें तो लगभग 5000 कवियों की चर्चा की है। ये जो ग्रंथ थी वो 2250 पृष्ठों में थी, मतलब बहुत बड़ी ग्रंथ है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक ही भाग में प्रकाशित नहीं हुई। इसका जो प्रथम भाग था, दूसरा और तीसरा भाग जो था, 3 भाग जो थे इसके 1930 में प्रकाशित हुई थी और चौथा भाग जो है वो 1934 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुई थी? अभी मैंने उत्तर आपको बता ही दिया। तो सही ऑप्शन क्या है? देखिए 1930, 1925, 1933 और 1934। तो कौन सा है? 1934 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसलिए आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है गारसा दत्तासी, वो तो है नहीं। उसके बाद है रेवरेंड एडविन ग्रिज, और नंबर सी जे.ए. ग्रियर्सन, और नंबर डी फ्रैंक ई.के। तो यहाँ पर जे.ए. ग्रियर्सन और गारसा दत्तासी को आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उनके तो लिटरेचर को हमको पता ही है। गारसा दत्तासी क्या था? इस्तीवर दल्लाल एतवेतर हिंदुस्तानी, ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। रेवरेंड एडविन ग्रिज उनकी पुस्तक है। अगला है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक किसके हैं? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास फ्रैंक ई.के, जे.ए. ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रेवरेंड एडविन ग्रिज। अभी तीनों को डिलीट कर दीजिए, अभी थोड़ा पहले पढ़ा था। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फ्रैंक ई.के, और इसका प्रकाशन हुआ था 1920 को। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी?
तो इसको फुल डिटेल्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे पास 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1921 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी। किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है, या फिर इसके लेखक जो है वो कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो सही ऑप्शन क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो ये कहाँ, एक तो कहाँ प्रकाशन हुआ था इसका? नागरी प्रचारिणी सभा में इसका प्रकाशन हुआ था। और कितने भागों में हुआ था? तो एक ए बता रहा है कि 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 16 भागों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल, वो नहीं है। रामविलास शर्मा, ये भी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल यही है। रामकिशोर शर्मा, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मोहब्बत मान सिंह चौहान और प्राग सिंह वेशकृत पुस्तक का नाम, दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, अगला देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, अगला देखिए हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो यहाँ पर डिलीट करते हुए चलेंगे। नंबर सी और नंबर डी जो है वो बाबू गुलाब राय का है, तो ये नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ए सही है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कितने भागों में प्रकाशित है? तो आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कितने भागों में प्रकाशित है? तो स्मृति संवाद की ग्रंथ है और ये 4 भागों में प्रकाशित है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो किसकी साहित्यिक ग्रंथ है? तो ऑप्शन है नीरज माधव, ऑप्शन बी सुमन राजे, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुमन राजे। तो इस तरह से कुल प्रश्न समाप्त हुआ। अंतिम में मैंने जो आपको 5 मैथ्स का प्रश्न बोला था वो प्रश्न आपके सामने ये इस तरह से है। प्रश्न को आप लोग डिटेल से पढ़िए, सही ऑप्शन देखिए, मैंने नीचे सही ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये सही ऑप्शन किस तरह से आया है आपको कैलकुलेशन करना है, आपको प्रोसेस करना है, इसका सही ऑप्शन आपको निकालना है। मैंने जो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों का उत्तर ही आपको दे दिया है। देखिए किस तरह से ऑप्शन जो है वो आपके समक्ष है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर स्वयं खोज लेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो मुझे इतना आता ही नहीं है, इतना की बात ही क्या करूँ। कभी कभी तो हालत आलम ये है कि कक्षा 2 और 3 मतलब क्लास 2 और 3 का मैथ्स भी मुझे हिला कर रख देता है। इसलिए जहाँ मैथ्स होती है वहाँ दूर दूर तक सागर सर नहीं होते हैं। मतलब कि मैथ्स से मेरा पता नहीं 36 का आंकड़ा है और उससे दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो इसको आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से एमए एंट्रेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बहुत टफ नहीं होता है, बस आपको जो मेन जो पार्ट्स है वहाँ से आपको पढ़ना है और आपको बुलेट पॉइंट्स को पढ़ना है। कुछ चीज़ों को, नाम को, आपको तिथि को याद करना है, रचनाकार के रचनाओं को याद करना है। तो जो एमए एंट्रेंस है उसमें आपको दाखिला लेने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय आपके हाथ में है, आप जो है वो तैयारी शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो अच्छा जाएगा।
अंतिम में अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कुछ पूछना हो, किसी अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो मुझे कमेंट करिए। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।